केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विद वाटर, एंड विद वाटर दे एक्ट एज बेस। हाउ? देखिए, जितनी भी एमीन्स हैं, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, मैं ये जगह छोड़ रही हूं, सबके ऊपर देयर इज प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन डोनेट इट। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या हुआ? ल्यूइस बेस, राइट? तो जितनी भी एमीन्स हैं दे आर ल्यूइस बेसिस। और देखो, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या कंपाउंड बनाते हैं? दे रिएक्ट विद वाटर बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर, देयरफॉर एक्ट एज बेस। कैसे देखते हैं अभी? ये है मेरे पास प्राइमरी एमीन, राइट? और ये रहा वाटर। वाटर से निकला H पॉजिटिव, किसके पास जाएगा? इस लोन पेयर के पास। तो वाटर में से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट? तो ये बन गया RNH3। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 4, इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ क्या लग जाएगा? OH नेगेटिव। तो इसने क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया, ठीक है? तो दिस इज, अब यहां पे अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, एल्काइल ग्रुप लगा है 1, तो दिस इज एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट? अगर हम लेते हैं सेकेंडरी अमीन तो इट विल बी N2R2NH। दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी अमीन ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी? R2NH। अब यहां पे एक H एक्स्ट्रा आ गया, टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए, पॉजिटिव चार्ज और बाहर OH नेगेटिव। नाउ दिस इज डाई एल्काइल, है ना? डाई एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, टर्शरी अमीन R3N प्लस वाटर, यहां से H पॉजिटिव इस लोन पेयर के पास, इट विल फॉर्म R3NH पॉजिटिव OH नेगेटिव। नाउ दिस इज ट्राई एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो ये थी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। तो इस तरीके से दे एक्ट एज बेस, ठीक है? अब आप लोग R की वैल्यू पुट कर दीजिए C2H5, ठीक? तो यहां जिधर जिधर R लिखा है, अब मैं वहां वहां C2H5 लिख देती हूं। यहां था 1, यहां थे 2, यहां पे थे 3, ठीक है? तो ये बन गया C2H5। अब एल्काइल की जगह आप इसको क्या बोलोगे? इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इधर 2 इथाइल ग्रुप, दिस इज डाई इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इधर लगे हैं 3 ट्राई इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इनका स्ट्रक्चर खोल के बताती हूं। दिस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक तरफ C2H5 और तीनों तरफ लग गई हाइड्रोजन और इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज। इधर नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड, 2 जगह हाइड्रोजन और 2 जगह इथाइल। यहां नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, 3 तरफ C2H5 और एक तरफ हाइड्रोजन।
और जब भी नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगी लोन पेयर, क्योंकि डोनेट किया है तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे यहां पे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एमीन थी, लेट इट बी RNH2, ये था लोन पेयर, इधर से आया H पॉजिटिव, उसको ये चाहिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा RNHHH, जो इसका पॉजिटिव चार्ज था अब किसके ऊपर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर, इस तरीके से। तो दे रिएक्ट विद वाटर एंड शो बेसिक नेचर। डन, ओके। अब नेक्स्ट बेसिक नेचर का कंपैरिजन देखते हैं, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, कौन सी एमीन ज्यादा रिएक्ट करेगी और कौन सी कम रिएक्ट करेगी। टू क्वेश्चन इज, एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन ammonia. Why? Out of ethylamine and ammonia, which is more basic? Which is more basic? या क्वेश्चन कैसे आएगा? Ethylamine is more basic than ammonia. क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे? अगर तो सिंपल एलिफेटिक की बात करते हैं पहले, दिस इज RNH2, राइट, एंड दिस इज अमोनिया। क्लियर? लोन पेयर अमीन, इसके अंदर एमीन के ऊपर भी, लोन पेयर अमोनिया के अंदर भी, ठीक है। अब देखो, प्लस आई इफेक्ट इन एमीन्स, इन एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स देयर इज प्रेजेंट alkyl group having plus I effect. It increases electron density over nitrogen atom. Therefore, basic nature increases. ठीक है। दूसरी साइड, there is no group attached having plus I effect. Therefore, electron density is less than aliphatic amines. Thus, aliphatic amines are more basic than ammonia. Clear? फर्स्ट क्वेश्चन, जर्नल आए तो आप ऐसे लिखेंगे। अब इथाइल एमीन की बात आ रही, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इथाइल एमीन, ये लीजिए, दिस इज इथाइल एमीन, ये इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, तो आप यहां पे लिखेंगे इन इथाइल एमीन, in ethyl amine there is present ethyl group having plus side effect. क्वेश्चन कंप्लीट, उधर वही रहेगा। जर्नल आता है तो आप सिंपल एल्काइल लिखेंगे और जब इथाइल अमीन के साथ आ रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कंपेयर बेसिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। मैंने इसके 2 पेज बना लिए, ठीक है। अब देखो, मेरे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। दिस इज RNH2, सेकेंडरी इज RNH, 2R, टर्शरी इज तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब मुझे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। जिस किसी केस में बेसिक नेचर कैसे शो करेगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ठीक है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर,
प्लस आई इफेक्ट, या मैं ऐसे कहूं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट हम कंपैरिजन देंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अब देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ये मैंने जस्ट आपको पहले बताया। अब इंडक्टिव इफेक्ट में कंपैरिजन देखते हैं। RNH2, 2 R लग गए, इधर 3 R लग गए। एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप और 3 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसके घर में एक गिफ्ट आ रहा है, इसके घर में 2 गिफ्ट्स आ रहे हैं, इसके घर में तो 3 गिफ्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स इसके पास, ये रिच हो गया। ओके, ये सबसे पुअर। यहां पे अब इंडक्टिव इफेक्ट एक एल्काइल ग्रुप का, यहां 2 का, यहां 3 का। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर nitrogen atom increases, therefore lone pair is more available for donation, that is basic nature increases. Now larger is the number of alkyl groups attached to nitrogen atom, more will be plus I effect and therefore more will be basic nature. As tertiary amine has 3 alkyl groups, secondary amine has 2 alkyl groups, primary amine has 1 alkyl group, therefore order of basic nature is tertiary, then secondary, then primary. Tertiary amine has 3 alkyl group, therefore most basic. It has 2 alkyl groups, therefore more basic. ठीक है, and primary it has 1, it is basic in nature. ठीक है, तो तीनों का कंपैरिजन ये सबसे ज्यादा होगी and this is least basic. प्राइमरी वाली least basic. Therefore order of basic nature is this. ये आ गया मेरे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, ओके। अब देखिए सेकेंड फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, अगेन अब आप यहां पे देखो एल्काइल ग्रुप में एक है, इसमें प्राइमरी में 1, सेकेंडरी में 2 और टर्शरी में 3। अब स्टीरिक फैक्टर के अंदर जितने ज्यादा, ये रहा RNH2, R, R, NH, R, N, R, R, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, लार्जर इज द नंबर ऑफ bulky groups around nitrogen atom, more will be steric hindrance. जितने बड़े ग्रुप नाइट्रोजन के अराउंड होंगे उतनी ही ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। Therefore lesser will be activity of lone pair of nitrogen, that is basic nature decreases. ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर अब आप देखो टर्शरी एमीन विथ
3-alkyl group is most स्टेरिकली हिंडर्ड. सबसे ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कौन है? टर्शरी एमीन. देन सेकेंडरी with 2 alkyl groups, then primary with 1 alkyl group. इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक नेचर फिर किसकी रहेगी? प्राइमरी की, क्योंकि स्टीरिकली हिंडर्ड है टर्शरी. देयरफॉर बेसिक नेचर, देयरफॉर प्राइमरी एमीन will be most basic as it is least steric hindered, right? Order will be, अब प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. ये रही मेरे पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन. डन. अब तीसरा फैक्टर, दैट इज सॉल्वेशन इफेक्ट. जब हम इनको एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं, आपने पीछे देखा ना, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके बाद जो आयन इनके पास बनता है, हाउ दे विल परफॉर्म टुवर्ड्स सॉल्वेशन. व्हेन amines are dissolved in water, they get hydrated due to the formation of, वाटर के साथ रिएक्ट करके ही हाइड्रेशन हो जाती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ hydrogen bonding. Larger is the extent of hydrogen bonding, more will be basic nature. ठीक है. अब देखना जरा ध्यान से, ये रही प्राइमरी एमीन. जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, आपको पता है क्या बनेगा? इट विल फॉर्म RNH3 पॉजिटिव और उसके साथ OH नेगेटिव. ठीक है. अब देखना जरा, ये वाला जो हमारे पास है R, N के साथ लग गए 3 हाइड्रोजन, राइट? अब ये हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म hydrogen bonding with how many water molecules? 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है. सेकेंडरी अमीन का देखते हैं, R2NH with water. ये रिएक्शन शुरू में किया आपने, R2NH2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव. अब देखो जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, R N R, इसके साथ लग गए 2 हाइड्रोजन, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल. ठीक. टर्शरी एमीन R3N प्लस वाटर, इट विल फॉर्म R3NH पॉजिटिव, OH नेगेटिव. जरा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, R R R और इसके साथ लगा है एक H, R R R और एक H. तो इसके साथ हाइड्रोजन बनाएगी कौन? सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर? अब सबसे ज्यादा, दिस इज मोस्ट बेसिक, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा बेसिक. दिस इज लीस्ट बेसिक. ठीक है. देयरफॉर ऑर्डर, ओके, मैं इस चीज को हटा रही हूं यहां से. आई नीड दिस स्पेस. देखो, सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से
जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज्यादा बेसिक। ओके, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम किसमें है? इन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। देख लीजिए आप, प्राइमरी में 3 वाटर मॉलिक्यूल और टर्शरी के अंदर सिर्फ 1। देयरफॉर order of basic nature will be primary, then secondary, then tertiary। ये रही थर्ड इक्वेशन। अब जरा तीनों को कंपेयर कीजिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तीनों का कंपैरिजन देखो। 1 में है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सेकेंड में है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। और थर्ड में आ गया प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। 2 बार प्राइमरी आगे है, 1 बार टर्शरी आगे है। इसका मतलब सेकेंडरी तो हर बार सेंटर में आया, ठीक है। तो सेकेंडरी की बेसिक नेचर सबसे ज्यादा। 2 बार प्राइमरी आगे है, इसलिए नंबर 2 पे आएगा प्राइमरी और नंबर 3 पे आएगा टर्शरी। तो इट इज हैविंग एनॉमलस ऑर्डर। आप इसको 1, 2, 3 में नहीं कर सकते, तीनों फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे, ओनली देन यू कैन डिसाइड इट्स ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। क्लियर? ओके, अब ये तो ओवरऑल क्वेश्चन था कि ओवरऑल सिर्फ कंपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। अगर आपसे पूछ लिया जाता है गैसियस फेज, गैसियस फेज के अंदर ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, secondary and tertiary amine in gaseous phase, तो गैसियस फेज के अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट तो आएगा नहीं। तो इट विल बी स्पेशली इन केस ऑफ इथाइल एमीन, इट इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और अगर सिर्फ सॉल्वेशन का पूछा जाए, जस्ट सॉल्वेशन इन एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम तक पहुंचने से पहले वो गैसियस फेज में है, तो ऑर्डर क्या आएगा? सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स और एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल एमीन। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। एलिफेटिक तो ज्यादा बेसिक है अमोनिया से, लेकिन एरोमेटिक आर लेस बेसिक। कैसे? अभी हम देखते हैं। ये है मेरे पास एनिलीन, ठीक है, और C2H5NH2, दिस इज इथाइल एमीन। ठीक है, इधर प्रेजेंट है C6H5 फिनाइल ग्रुप, इधर प्रेजेंट है C2H5 इथाइल ग्रुप। एक एरोमेटिक ग्रुप और एक एलिफेटिक ग्रुप। तो यहां पे देखिए, इथाइल ग्रुप इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट और फिनाइल ग्रुप हैज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखो, इन इथाइल एमीन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases over nitrogen atom, therefore lone pair is more available for donation, thus basic nature increases, right? अब देखिए, in aniline due to minus I effect of phenyl group, lone pair
is involved in conjugation with benzene ring and not available for donation. कैसे? अब देखो इसकी रेजोनेंस. हमें टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इसलिए मैं पहले ही 5 स्ट्रक्चर्स बना लेती हूं सो दैट सिर्फ बॉन्ड्स को ही मुझे रोटेट करना पड़े. ठीक है. अब पहला स्ट्रक्चर एज यूजुअल, सेकेंड स्ट्रक्चर में सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशंस चेंज. क्योंकि इसका -I इफेक्ट है, ये लोन पेयर शिफ्ट होगा इधर और ये वाला इधर, जैसे फिनोल में होता था. डबल बॉन्ड NH2 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां आ गया नेगेटिव. अगेन डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज. अब ये वाला नेगेटिव इधर और ये वाला आगे, यहां पहुंच गया. नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये बॉन्ड इधर और ये वाला इधर. ये सारे स्ट्रक्चर्स आप पहले बना चुके हैं. NH2 की जगह आप फिनोल समझ के चलिए. अब ये वापस, तो ये वापस इधर, फिर से फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा. फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5. अब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं. डबल बॉन्ड पूरी रिंग पे घूम गया, यहां पे भी डबल बॉन्ड, इसके साथ NH2, इसके ऊपर आया डेल्टा पॉजिटिव और रिंग के ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव. ठीक है. ओके. अब मैं इसे हटाने लगी. इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इट इज क्लियर फ्रॉम resonance hybrid that nitrogen is having positive charge over it due to resonance. Thus, lone pair of electrons is not available over nitrogen for donation. Therefore, basic nature decreases. Right? फिर thus aniline is less basic than इथाइल एमीन. या फिर कॉमन क्वेश्चन आ जाए एरोमेटिक एमीन्स और एलिफेटिक एमीन्स के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिक नेचर. बेसिक नेचर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इंपैक्ट है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके. क्योंकि ये बेसिक नेचर है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है और NH3 पॉजिटिव बना लेती है. इन दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया हो, व्हाट विल हैपन? ये क्या करेगा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू -I इफेक्ट withdraws electron density towards itself. Therefore, decreases the electron density over nitrogen atom and making lone pair less available for donation. Therefore,
बेसिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, दूसरी तरफ जब उसने H पॉजिटिव इसने ले ही लिया, मींस इसने लोन पेयर दे दिया, एज अ बेस बिहेव कर लिया, तो इस ग्रुप की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है? इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज ओवर नाइट्रोजन एटम and make the cation more unstable। एक तो पहले ही अनस्टेबल है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेक द आयन मोर स्टेबल, मोर अनस्टेबल, देयरफॉर डिक्रीजेस बेसिक नेचर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो बेसिक नेचर कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आगे एल्काइल ग्रुप, देन कोई भी हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, एमिनो ग्रुप। ठीक, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर नाइट्रोजन एटम, therefore making the lone pair more available for donation, thus increases its basic nature। इधर पॉजिटिव चार्ज और ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, यहां पे भी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases over nitrogen atom and positive charge decreases, thus making it stable। Therefore electron releasing group increases basic nature of amines। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूं। एमीन्स, हम एरोमेटिक एमीन्स की बात कर रहे हैं, इसका मैं कंपैरिजन भी आपको बताऊंगी अभी। तो ये है एनिलीन, इट इज बेसिक। व्हाई इट इज बेसिक? बिकॉज इट इज हैविंग अ लोन पेयर फॉर डोनेशन। ओके, लेकिन हमें पता है ये जो फिनाइल ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। ये इस लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोमिनेंटली दिखाई देना शुरू कर देता है। सिमिलर इज द केस विद फिनोल्स, उसमें भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अंदर को आए थे, राइट? ओके, तो अब अगर इस बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है, मैंने अलग अलग भी आपको बता दिया, इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन देता है, इट विल बी हैविंग प्लस आई इफेक्ट, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसका लोन पेयर विल बी मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, मींस बेसिक नेचर इंक्रीजेस, राइट? यही पढ़ा हमने, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। इसके ऑपोजिट अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इट विल बी हैविंग माइनस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेगा? एक तो ये फिनाइल ग्रुप वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, दैट इज हैविंग माइनस आई इफेक्ट। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, मींस
ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा तो बेसिक नेचर डिक्रीज करेगी। राइट, आपने डिटेल में इसको कर लिया। ओके, लेकिन अब मुझे ये देखना है ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कब होता है, दोनों का ही, रिलीजिंग का भी और विड्रॉइंग का भी। कि जब ये ऑर्थो पे लगे तब क्या इंपैक्ट होगा, दीज आर द ऑर्थो पोजिशंस, दिस इज द पैरा, दोनों के मिड में जो है दैट इज मेटा। अब आपने ये देखा ऑर्थो के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोमिनेंट है, पैरा पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन मेटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोमिनेंट नहीं है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेगेटिव वाली जगह पे लग जाता है तो उसका इंपैक्ट किस तरीके से होगा, वो इसकी बेसिक नेचर में ऐड करेगा या उसको कम करेगा। अब हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे जो इसके वेरियस आइसोमर्स बनेंगे। तो दोनों का ओवरऑल इंपैक्ट, एक जनरल सी बात तो यह है कि ग्रुप लग जाए तो बेसिक नेचर बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वो कम हो जाती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट द बेस वीकनिंग इफेक्ट ऑफ, कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो बेसिक नेचर को कम करे दैट इज वीकनिंग इफेक्ट, जो बेसिक नेचर को बढ़ाए दैट इज स्ट्रेंथनिंग इट्स बेसिक नेचर। ये दोनों ही मोर मार्क्ड एट पैरा पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन। दो आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं, ऑर्थो की मैं बाद में बात करूंगी, हम पहले पैरा और मेटा की बात करेंगे। तो ये कह रहा है, मैं पहले डायग्राम साथ साथ बना देती हूं सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। दोनों का ही मैं एनिलीन के साथ कंपैरिजन कर दूंगी। ये रहा पैरा के ऊपर CH3 ग्रुप, ये रहा मेटा के ऊपर CH3 ग्रुप। ओके, दूसरी साइड मैं एग्जांपल ले लेती हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, एनिलीन, एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है पैरा पे और दूसरा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है मेटा के ऊपर। ठीक है, नाउ दिस इज पैरा आइसोमर, मैं नाम नहीं लिख रही हूं, दिस इज मेटा आइसोमर, और ये दोनों ही एग्जांपल्स किसकी हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की। ये रहा पैरा आइसोमर, दिस इज मेटा आइसोमर, और ये दोनों ही किसके आइसोमर्स हैं, दीज आर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब ये ग्रुप लगता है तो बेस स्ट्रेंथनिंग होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मींस बेस स्ट्रेंथनिंग, लेकिन जब ये लगता है इट लीड्स टू बेस वीकनिंग इफेक्ट, यहां पे बेस वीकनिंग। ओके, पैरा पोजीशन के ऊपर ज्यादा मार्क्ड इफेक्ट है देन एट मेटा, मतलब जो पैरा वाला है इट इज मोर बेसिक देन मेटा। इस ग्रुप ने इसकी बेसिक नेचर इंक्रीज की तो पैरा वाले की ज्यादा होगी, मेटा वाले की कम होगी। राइट, दूसरी साइड पैरा आइसोमर मेटा आइसोमर, अगेन दोनों के लिए सेम है, मोर मार्क्ड एट पैरा पोजीशन। तो जब यहां पे होगा तो इट इज हैविंग मोर बेस वीकनिंग इफेक्ट। अब इस चीज का आप पहले ध्यान से मतलब समझेंगे, इसने बेस को ज्यादा वीक कर दिया, मतलब ये वाला जो पैरा आइसोमर है इट इज वीकर बेस। वीकर बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी फॉर डोनेशन दोनों में से किस में ज्यादा होगी, इसमें। आप समझ रहे हो बात, स्ट्रेंथनिंग पैरा पोजीशन पे ज्यादा, इसने इसको ज्यादा बेसिक कर दिया, वीकनिंग पैरा पोजीशन पे लगेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस ही हैं जहां पे वो रिमार्केबली नेगेटिव चार्ज अपीयर करता है। तो अगर ये ग्रुप यहां लगता है पैरा पे तो झट से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मेटा के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। यस, मुझे पता है आप सोच रहे हैं ऑर्थो पे भी तो आता है, उसकी बात मैं बाद में करने वाली हूं। इसका मतलब अगर दोनों का कंपैरिजन आता है तो जो मेटा आइसोमर है दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस, ये वीकर होगा, ये ज्यादा वीक कर देगा इसको। ठीक है, इस चीज को हम
अगर इनके प्रैक्टिकल वैल्यूज के साथ देखें तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अब देखिए, मैंने इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू और इसकी पीकेबी वैल्यूज मींस उसका पीएच निकाल लिया हमने, जैसे एसिड के लिए पीएच निकालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इस वैल्यू का लॉग ले लेंगे तो यू विल गेट पीकेबी वैल्यूज, क्योंकि हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। तो आप दोनों का कंपैरिजन देखिए प्रैक्टिकली। केबी की वैल्यू 1.2 10⁻⁹ 10⁻10, बड़ी वैल्यू कौन सी है? दिस वन। तो इट इज मोर बेसिक। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, जब हम इसका लॉग ले लेंगे वैल्यूज उसका बिल्कुल उल्टा आएंगी। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी दैट विल बी वीकर बेस, जिसकी वैल्यू कम होगी दैट विल बी स्ट्रॉन्गर बेस। मैंने यहां पे दोनों वैल्यूज लिखी हैं। एग्जाम्स के अंदर आपको के बी की वैल्यूज आती हैं तो आपको देखना है लार्जर वैल्यू कौन सी है, और पी के बी वैल्यूज बिल्कुल उसके उलट चलती हैं, ठीक है, इसके बिल्कुल उलट चलेंगी। ये अगर -9 मींस ये लार्जर वैल्यू है, तो ये -10 दैट इज स्मॉलर। लेकिन जब आप इसका लॉग ले लेते हैं तो वैल्यूज आर डिफरेंट। उसी तरीके से पैरा के अंदर देखो, इट इज हैविंग -13 एंड दैट इज हैविंग -12। -12 इज लार्जर देन -13, इसलिए ये जो मेटा वाला आइसोमर है दैट इज मोर बेसिक। दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने पैरा आइसोमर को स्ट्रॉन्गर बेस बना दिया। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल, इट मेक्स पैरा आइसोमर मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन मेटा, क्योंकि वीकनिंग इफेक्ट और स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट दोनों एक तरह से आएंगी। दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगाया है हमने, इट मेक्स पैरा आइसोमर मोर वीकर बेस। दिस इज मोर वीकर बेस, ये वाला वीकर होगा और ये वाला स्ट्रॉन्गर होगा, अगर हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। समझ आई बात? तो पैरा पोजीशन के ऊपर चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है या विड्रॉइंग ग्रुप का वीकनिंग इफेक्ट है, दोनों का इंपैक्ट सेम रहेगा। पैरा आइसोमर विल बी हैविंग हायर वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू इट्स मेटा आइसोमर। अब बात करते हैं ऑर्थो के बारे में। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज, मेटा और पैरा की बात हो गई, अब ऑर्थो की बात करते हैं। इट सेज एवरी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, उसमें चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज लेस बेसिक, माइंड इट, दैट इज लेस बेसिक देन एनिलीन। ये बच्चे आपके एमसीक्यूज एक एक नंबर के क्वेश्चंस या इनको एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है। इस चीज को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये क्वेश्चन आ गया, एवरी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिनीन, व्हाई? सिंपल, एक नंबर का आंसर आपका रहेगा, एक लाइन का आंसर रहेगा, दिस इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सबसे बड़ा इंपैक्ट रहता है स्टीरिक हिंड्रेंस। जो ग्रुप ऑर्थो के पास है इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, बट इसको इतनी ज्यादा हिंड्रेंस इसको कवर कर लेता है कि आने वाला ग्रुप लोन पेयर को किस तरीके से रिसीव करेगा जब इसके आसपास ज्यादा क्राउड होगी। यहां पे तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब एनिलीन विल बी मोर बेसिक देन ऑर्थो आइसोमर ऑफ मिथाइल ग्रुप, ऑर्थो आइसोमर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जबकि हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो इसकी बेसिक नेचर को बढ़ाता है, बट ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जब ये ग्रुप लगता है इट लीड्स टू स्टीरिक हिंड्रेंस टू द इनकमिंग ग्रुप which will get lone pair from nitrogen. तो aniline will be more basic than ortho methyl aniline, right? Okay. दूसरी साइड ortho isomer of electron withdrawing group. Again, aniline will be more basic than ortho isomer of electron withdrawing group. Have a look on their values. इनकी प्रैक्टिकल वैल्यूज देखिए। इन वैल्यूज के बेस पे एक्सप्लेनेशन ऑर्थो इफेक्ट देता है। इसकी वैल्यू -10, इसकी वैल्यू -10, ओके। अब उसके साथ वाला एक्सपोनेंट देख लेते हैं।
2.8 4.2 इट इज लार्जर, इट इज मोर बेसिक। यहां से देख लीजिए जिसकी लेस पीकेबी वैल्यू दैट इज मोर बेसिक। ठीक है, इसके साथ देखते हैं हम लेस पीकेबी मोर बेसिक, और मोर पीकेबी मींस लेस बेसिक। इसी तरीके से दूसरी साइड आप कंपैरिजन देखो, -15 एंड -10, aniline will be more basic than orthonitroaniline। ठीक है, तो इट वॉज ऑर्थो इफेक्ट। अब एमसीक्यू के अंदर ये दोनों का आ गया कि बताइए दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन, तो आपके माइंड में रहेगा यहां तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो इट विल बी मोर बेसिक। नो, इट विल बी लेस बेसिक ड्यू टू विच इफेक्ट? यस, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब देखते हैं सारे आइसोमर्स को मिक्स करके हमारे पास ऑर्डर कैसे आएगा। लेट्स सी, ये रहा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का एरिया और ये रहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में मेंशन किया है मिथाइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हम ले रहे हैं नाइट्रो। ठीक है, पैरा आइसोमर, मेटा आइसोमर, एनिलीन एंड ऑर्थो, इनका ऑर्डर क्या होगा? एनिलीन साथ में ना भी आए तो आपको पैरा, मेटा, ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों का ऑर्डर पता होना चाहिए दोनों केस में। अब केबी की वैल्यू से हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ऑर्डर क्या बनना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू -9, तीनों -10 है ना, तो -9 इज लार्जर, तो दिस इज द मोस्ट बेसिक आइसोमर। ओके, नेक्स्ट तीनों -10 है, इट इज 5, 4.2, 2.6, तो इट इज मोर बेसिक। एंड पहले भी मैंने आपको बताया पैरा आइसोमर इज मोर बेसिक देन मेटा, फिर आगे वाले दोनों को जोड़ दिया, नथिंग एल्स। लेकिन अगर एनिलीन बीच में ना हो तो आपके माइंड में आएगा कि तीनों आगे रहेंगे, एनिलीन लास्ट में जाएगा, लास्ट में नहीं जाएगा, ऑर्थो से पहले एनिलीन आएगा। तो इनका ऑर्डर सिर्फ 3 आइसोमर्स के लिए क्या रहेगा? ऑर्डर इज पैरा, देन मेटा, देन ऑर्थो, अगर ये सिर्फ तीनों हैं। लेकिन अगर एनिलीन भी मिक्स हो जाती है, एक ऑर्डर तो ये रहा, और अगर एनिलीन भी आ जाती है तो इट विल बी पैरा, देन मेटा, देन एनिलीन, और लास्ट में कौन आएगा? ऑर्थो। तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस चाहे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाएं या ऐसे ही वो आपको नाम देकर पूछ ले। मैंने एक देखा था जेई का या नीट का क्वेश्चन था, तो उसमें नाम लिखे हुए थे, पैरा आइसोमर, पैरामिथाइल एनिलीन, मेटामिथाइल एनिलीन, इस तरीके से कि 4 ऑर्डर लिखे हुए हैं, आपको सही ऑर्डर पहचानना है। तो इस तरीके से ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये लास्ट में रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वैल्यूज को देख लीजिए। एनिलीन 4.2 -10, ओके, -12, वैल्यू घटती जा रही है, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेसिक इज मैक्सिमम फॉर एनिलीन, उसके बाद मेटा आइसोमर, देन पैरा, और लास्ट में कौन आएगा? ऑर्थो, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये दो चीजें तो आप पहले ही कंपेयर करके आ चुके हैं, दैट पैरा आइसोमर के ऊपर बेस वीकनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है मेटा के कंपैरिजन, राइट। और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अगर वो लग जाता है तो बेसिक नेचर सबसे कम चली जाती है। इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको ध्यान में होगा। तो तीनों का कंपैरिजन हमारे पास क्या रहेगा? ऑर्डर मेटा, देन पैरा, देन ऑर्थो। दिस विल बी द ऑर्डर, क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के अंदर आप देख लीजिए ऑर्डर किस तरीके से आ रहा है। तो एनिलीन यहां पे सबसे ज्यादा बेसिक, मेटा आइसोमर उसके बाद में आएगा, पैरा आइसोमर मिड में आएगा, एंड ऑर्थो आइसोमर जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये थे किस तरीके से आपको एमसीक्यू या एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूं। मान लीजिए अब ये वैल्यू 2 के बीच में कंपैरिजन ले लेते हैं। मैंने एक एनिलीन ले लिया और एक मैं यहां पे नाइट्रो वाला आइसोमर ले लेती हूं। अगर दोनों मिक्स होकर आ जाते हैं तब आप लोग क्या करेंगे? तो ये रहा पैरा आइसोमर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, और यहां मैं बना दूंगी पैरा आइसोमर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
और उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। और एनिलीन की वैल्यू हमारे पास रहती है 4.2 इंटू 10⁻10। दिस इज एनिलीन। तो दोनों सेम आइसोमर, व्हेन बोथ आइसोमर्स आर सेम, तब हमारे पास ऑर्डर क्या रहेगा? एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन होगा? पैरा आइसोमर। और जिसमें नाइट्रो लग गया, क्वाइट ऑब्वियस, उसकी बेसिक नेचर कम होगी। तो दिस विल बी द ऑर्डर कि यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहां पे आ गई एनिलीन, और यहां पे कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फॉर सेम पोजीशन। पोजीशन सेम होनी चाहिए, ऑर्थो पैरा को मिक्स नहीं कर देना है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये किस आइसोमर के बारे में बात कर रहा है। दोनों में ही वीक जो हमारे पास बेस स्ट्रेंथनिंग या बेस वीकनिंग है, पैरा आइसोमर, उसके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा होगा। पैरा इज मोर बेसिक देन मेटा। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। लेकिन पैरा इज वीकर देन मेटा। किस केस में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि वीकनिंग इफेक्ट पैरा के ऊपर ज्यादा है, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट पैरा के ऊपर ज्यादा है, मैंने शुरू में ही बताया। इसलिए रिलीजिंग के लिए हमारे पास पैरा, मेटा, ऑर्थो आता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में क्या आएगा? मेटा, पैरा एंड ऑर्थो। ठीक है। तो ये था किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इट वॉज रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन केस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। अब एक साइड चेन वाला कंपैरिजन देखते हैं। ठीक। आउट ऑफ एनिलीन एंड बेंजाइल एमीन, एनिलीन एंड बेंजाइल एमीन, विच इज मोर बेसिक? ठीक, ये रही एनिलीन और ये रही बेंजाइल एमीन। ठीक है। इस एमीन को आप एरोमेटिक तो लेंगे, लेकिन ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ी है? कार्बन के साथ। ठीक है। अब यहां देखो, ड्यू टू -I इफेक्ट, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन gets involved in conjugation with benzene ring। ठीक। इधर lone pair is not attached to benzene ring, therefore do not involved in resonance। रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। कंजुगेशन और रेजोनेंस एक ही बात है, कंजुगेशन और रेजोनेंस। डू नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, therefore available for donation। ठीक है। therefore not available for donation। Thus benzyl amine is more basic than aniline। तो इस तरह के छोटे छोटे पेयर्स, एक एक नंबर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक। अब आप अगर एक और हल्का सा कंपैरिजन मैं आपको दूं तो सबसे ज्यादा बेसिक हमारे पास एलिफेटिक एमीन्स, उसके बाद इनका नंबर आता है साइड चेन वालों का, और सबसे लास्ट में आती हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक, साइड चेन एंड एरोमेटिक। अब चाहे ये कंपाउंड आ जाए या आपको जर्नल आ जाए, तो इसका ध्यान रखना है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही
इसकी एक्सप्लेनेशन प्लस आई इफेक्ट वाली लोन पेयर बढ़ जाता है और इसकी एक्सप्लेनेशन ये वाली। क्लियर? अब देखो ये तीनों इकट्ठे आ जाएं तब, दो आ जाएं तब, कोई भी कंपैरिजन आए, एलिफेटिक एमीन्स सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद साइड चेन, क्योंकि साइड चेन में वो एल्काइल ग्रुप के थ्रू ज्वाइंट है और वो आगे फिनाइल ग्रुप के साथ भी है, मतलब हल्का सा माइनस आई भी है लेकिन इसका इंपैक्ट ड्यू टू डिस्टेंस कम है। और यहां पे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर नाइट्रोजन, देयरफॉर मोर अवेलेबल लोन पेयर nitrogen atom, therefore lone pair more available for donation. Either lone pair is not in resonance with benzene ring, therefore available for donation. और यहां पे it is involved in resonance with benzene ring, therefore not available for donation. So order will be aliphatic amines more than side chain amines more than aniline. फर्स्ट रिएक्शन थी बेसिक नेचर, रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए रिएक्शन विद एसिड्स, इससे बनते हैं सॉल्ट, सेम जैसा वाटर के साथ बना था। ये है RnH2, ठीक है, प्लस HCl, पहले HCl के साथ लिख लेते हैं। यहां से निकला H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब वाटर को कंसीडर करो H एंड OH, ये H पॉजिटिव इसके पास, ये बन गया NH3 पॉजिटिव और बाहर क्या लग गया Cl नेगेटिव। ठीक है, अब मैं R नहीं लिखूंगी, प्राइमरी अमीन के बाद सारी अमीन्स हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। R इज इक्वल टू लेट इट बी C2H5, या मिथाइल ले लेते हैं, लेट इट बी CH3। ठीक है, तो ये थी पहली रिएक्शन, CH3NH2 प्राइमरी अमीन प्लस HCl और ये बन गया CH3NH3 पॉजिटिव और बाहर Cl नेगेटिव। दिस इज मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, वहां हाइड्रोक्साइड था। अब देखते हैं सेकेंडरी अमीन, दो तरफ लगा है मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक और H पॉजिटिव आया इसके पास, ये बन गया CH3H, H इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव। नाउ दिस इज डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। थर्ड देखते हैं, तीनों तरफ लगा है मिथाइल ग्रुप, ठीक, प्लस HCl, अगेन ये H पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन के चारों तरफ लग गया मिथाइल और यहां आगे हाइड्रोजन, Cl नेगेटिव। नाउ दिस इज ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, राइट। अब यहां पे आप मिथाइल की जगह पे इथाइल यूज कर सकते हो। अब रही एसिड की बात, मैंने एसिड यूज किया H2SO4, यहां से क्या जाएगा H पॉजिटिव, बाकी क्या बचा HSO4 नेगेटिव, तो यहां Cl नेगेटिव की जगह पे क्या लग जाएगा HSO4 नेगेटिव एंड इट विल फॉर्म बाई सल्फेट। ठीक, और अगर ये दो यूज कर ले, दो मॉलिक्यूल यूज करे तो इट विल फॉर्म RNH2, टू मॉलिक्यूल्स, तो यहां से H2SO4, ये दोनों H इधर, एक H एक मॉलिक्यूल के पास, दूसरा दूसरे के पास, एंड यू विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ RNH2, ये बन गया RNH3 ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव, यही बनेगा R। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड का, अब ऐसे लिखा हो सोडियम सल्फेट Na2, क्योंकि इसका नेट चार्ज क्या है 1 पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीके से ऐड हो सकता है। ये मैंने प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शंस लिखी, आपको इसको सेकेंडरी और टर्चरी के साथ लिखना है, एक बार इनकी रिएक्शंस एक बार इनकी। अब जैसे इसी की मैं सेकंड वाली लिख के दिखाऊं आपको, तो इट विल बी H2SO4, you will get R2
आर आर दो तरफ H और बाहर आ गया बाइसल्फेट। और अगर इसी के आप दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे देन यू विल गेट R N R H H पॉजिटिव चार्ज सल्फेट। ठीक है, तो एसिड्स के साथ ये सॉल्ट्स बनाते हैं, ये बाइसल्फेट भी बना सकता है और सल्फेट भी बना सकता है। ये थे सेकेंडरी, और टर्शरी के लिए आप इनको यूज करेंगे। इसका आंसर नहीं लिखूंगी, मेरे को लिख के भेजना। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके एमीन्स बनाती हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो मेरे पास है सिल्वर क्लोराइड और मुझे इसको रिएक्ट करवाना है C2H5NH2 के साथ। दिस इज इथाइल एमीन। ठीक है, हमने लिए इसके दो मॉलिक्यूल। अब देखना, ये दोनों मॉलिक्यूल सिल्वर के साथ, दिस इज सिल्वर CH3CH2NH2 ट्वाइस और Cl नेगेटिव बाहर, क्योंकि आपको पता है सिल्वर की सेकेंडरी वैलेंसी इज 2 एंड प्राइमरी वैलेंसी इज 1। इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इट विल बी NH2 CH2 CH3 NH2, या मैं सीधा लिख दूं C2H5, जैसे यहां लिखा ना C2H5, यहां पे भी ऐसे लिख लेते हैं C2H5NH2। ठीक है, दो मॉलिक्यूल, तो मैं इसको भी ऐसे लिख देती हूं, थोड़ा छोटा लगेगा C2H5। ये रहा रिंग के अंदर, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट के थ्रू कनेक्टेड हैं और Cl नेगेटिव बाहर, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, ओके। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट विल ऑल्सो रिएक्ट विद इथाइल एमीन, लेकिन कॉपर सल्फेट की सेकेंडरी वैलेंसी होती है 4। तो ये कैसे कंबाइन करेगा? कॉपर के साथ लग गए 4 इथाइल एमीन एंड सल्फेट आउटसाइड। तो ये कैसे होगा? कॉपर 1 2 3 4 NH2 C2H5 NH2 C2H5 NH2 C2H5 NH2 C2H5, और कोऑर्डिनेशन सफियर के बाहर क्या होगा? सल्फेट। दिस इज टेट्रा इथाइल एमीन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्रा इथाइल एमीन कॉपर 2, थोड़ा स्पेस छोड़कर सल्फेट। ठीक है, अब अगर आप इसका नाम लिखते हैं सिल्वर का, तो आप लिखेंगे, दो हैं, दिस इज डाई इथाइल एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। राइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। बात करेंगे कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में in our next upcoming video. Till then, stay home, stay safe, and yes, complete your notes.